इज्जत घट जाएगी। है कहीं इज्जत? लिखो। तो हम लोग पढ़ लिए भाई बौद्ध धर्म और जैन धर्म, याद करोगे? हाँ, ऐसे बोल रहे हैं यस सर। लिखो, मगध का उत्कर्ष, यहां से पेपर में आता है, इसी के आगे मगध ठीक है, लिखो क्या है क्या। क्लियर भाई? यस सर। चलिए, अब यहां से जितना क्वेश्चन आता है साथ के साथ क्लियर करना। लिखो, 16 महाजनपदों में 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। क्लियर? अब ये चीजें तो मैंने बता दिया, ऐसे ही आपके पेपर में नहीं आता। वैसे क्वेश्चन क्या बनता है, मगध का संस्थापक, पहला क्वेश्चन ये बनता है। लिखो, मगध का, हाँ यार, तुम्हारा जितना बाल उड़ रहा है ना उतना दिमाग तुम्हारा बढ़ रहा है। हाँ लिखो, मगध का संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है। भाई एकदम मैं बता दूंगा, इंपॉर्टेंट, यहां से ये इंपॉर्टेंट है और बढ़िया से एकदम तैयारी करना है। इधर उधर सारा बात मैंने बता दिया है कैसे करना। क्लियर? तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझ लो कि मगध का संस्थापक किसको कहेंगे? बृहद्रथ। यहां से पेपर में आता है, देखो यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे आ रखा है, मैं पहले पढ़ के बताता हूं। क्वेश्चन आता भाई कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, किस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, इसके अंतिम संस्थापक कौन थे, माने अंतिम शासक कौन थे। इस तरीके से क्वेश्चन खूब सुनते हो, जैसे बिंदुसार, बिंबिसार, ये सब लाइन आता है पेपर में, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। तो लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मगध के वंशों का क्रम, मगध के वंशों का क्रम पहला लिखेंगे हर्यक वंश, हर्यक लिख दूं, हर्यक वंश। इसके बाद लिखेंगे शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। क्लियर? ये लाइन से क्रम समझ लीजिए, जैसे हम लोग बाबर के जो मुगल काल में शासकों का क्रम पढ़े, फिर जैसे दिल्ली सल्तनत में पढ़े, उसी तरीका से याद रखना, पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश और नंद वंश। आपके पेपर के लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है कि इसके संस्थापक कौन था, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है आपके पेपर में, ध्यान। क्लियर? तो इसको अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? हर्यक वंश के बारे में। तो टॉपिक आपका चलेगा हर्यक वंश। ठीक है जी, चलिए लिखेंगे, मगध का पहला वंश, मगध का पहला वंश तथा इसे पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है। पितृहंता क्यों बोलते हैं भाई, बताओगे? हाँ, माने पिता की हत्या करके लोग बैठते थे गद्दी पर। पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है। ऐसे शायद सरकार ने अब कर दिया एनसीईआरटी से, जो मुगल वाला है वो हट गया।
पीछे कहते थे कि हटेगा हटेगा, ऐसा कुछ होगा, उम्मीद हो जाती है। क्या किसको? हाँ पढ़ाऊंगा, वो एनसीईआरटी मतलब क्लास से हटेगा, धीरे धीरे हटेगा। हम लोग को जानकारी तो लेनी पड़ेगी ना वो चीज, माने धीरे धीरे सब हट जाएगा, हर चीज लॉजिक पे हो जाएगा। मैं बताता हूं भविष्य में क्या हो जाएगा, हर चीज में रीजनिंग आएगा। क्या आएगा? विदेशों में जाओगे तो जितना ये कंसेप्ट होता है उसमें जैसे लॉजिकल रीजनिंग की जरूरत होती है, इंग्लिश की जरूरत होती है, और आपका फाउंडेशन मैथ्स उसकी जरूरत पड़ती है। लाभ हानि वाला जरूरत नहीं पड़ता। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ये सब आता है, पूरा ऑल वर्ल्ड में चलता है। आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा तुम्हारी बात की ऑल वर्ल्ड में साइन थीटा चलता है? तो यूट्यूब पर चैनल जब सर्च करोगे तो देखना अमेरिका से कोई यूट्यूबर होगा, वो पढ़ा रहा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा के मिल जाते हैं। वो इंग्लिश में बोलेगा लेकिन आपको पकड़ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहा है। लेकिन ये चीज देखोगे कि एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में करता है, ये नहीं मिलेगा। देखना बहुत लोग ऐसे यूट्यूब पर मिलता है, एक एक चैनल देखोगे इंग्लिश से स्पोकन का जो दिन रात चलता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, साइन थीटा कॉस थीटा का पूरा वर्ल्ड में टीचर मिल जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ये तुम सोचोगे कि ये मिल जाए नाव धारा का, तो नहीं। हाँ देखो हिंदी हमारी मातृभाषा है और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और करना ही चाहिए, लेकिन हमारे जीवन में जितना आगे जरूरी है वो इंग्लिश जरूरी है, इस बात को ध्यान रखना। अब बोर्ड में कहीं कहीं इंग्लिश की मान्यता ही नहीं देते और पेपर में आगे चल के इंग्लिश पढ़ना ही होता है। अगर शुरू से उसको इंग्लिश को भी मान्यता देते तो शायद आगे चल के ये अंतर हो जाता है। सरकारी स्कूल में 6ठी क्लास से इंग्लिश की सिस्टम ABCD, और यहाँ आगे चल के फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये चीजें पढ़ाई हम लोग का थोड़ा बहुत, अब ये आजकल कोई भी चीज चेंज हो रही है सरकार के अकॉर्डिंग हो रही है, कौन सरकार क्या है, लेकिन पढ़ाई के अकॉर्डिंग अगर चेंज करो तो तरीका साफ करोगे तो फिर पता चलेगा कि हाँ जी पढ़ना क्या है, इस बात को ध्यान। बहुत अंतर है। अब आप शुरू से साइंस से पढ़ लिए और फिर आप IAS की तैयारी कर रहे हो, वहां भी दिक्कत हो जाती है। आर्ट्स से पढ़ रहे हो, उसको भी दिक्कत है, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा मैथ्स की जानकारी होनी चाहिए, तो दिक्कत हो सकता है। कॉमर्स वाला है वो दोनों के बीच से जा रहा है, वो और दिक्कत में फंस गया। आज शुरू में जब तैयारी करते हैं सब कहते हैं हम CA ही बनेंगे, क्या बनेंगे? अब बाद में जरूरत पड़ता है तो कहीं कहीं हमें बनना होता है PA, ठीक है, ध्यान रखना। तो पितृहंता वंश, नमस्ते नमस्ते। तो बात करते भाई कि यहां पर बता दिए कि मगध का प्रथम वंश कौन सा था? हर्यक वंश, अब पितृहंता वंश के रूप में प्रसिद्ध था, याद रखेंगे भाई, क्लियर। अब कॉन्सेप्ट आइए, लिखिए इसका संस्थापक बिंबिसार, एक सुने होगा बिंदुसार और एक है बिंबिसार, क्लियर। तो ये नाम कौन सा भाई? बिंबिसार। कौन सा नाम है भाई? बिंबिसार, याद रखेंगे इस चीजों को, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि बिंदुसार और बिंबिसार में, तो बिंदुसार कहां मिलता है और बिंबिसार कहां मिलता है, तो कैसे जानकारी रखोगे बताओ? बिंबिसार की बात करेंगे तो मगध में, और बिंदुसार की बात करेंगे तो मौर्य वंश में। किसमें? मौर्य वंश। ये कंफ्यूज बहुत लोग होते हैं, तो इसको दूर कर लेना कंफ्यूजन को, ठीक है जी। एक पढ़ते जैसे अकबर पीछे और अकबर द्वितीय बताए थे, है ना। तो उत्तर मुगल काल में अकबर द्वितीय और अकबर मिलेगा प्रारंभिक मुगल काल, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो ये हो गया जानकारी। तो इसके संस्थापक क्या नाम था भाई? बिंबिसार, एकदम जानकारी रखना, बिंबिसार। लिखो, इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। राजगृह को, इसको राजगृह पढ़ना चाहिए इसलिए मैं पढ़ता हूं ऐसा। राजगृह को अपनी राजधानी बनाया, अपनी राजधानी बनाया। क्लियर। तो ये राजधानी वाला पॉइंट एक दिन शायद लिखवाया था, मैं लिखवा दूंगा सबका राजधानी किसका कहां है, ठीक है ना। मुगल वंश की राजधानी, दिल्ली सल्तनत, सबका लिखवा दूंगा। यहां मेन इंपोर्टेंट है इसके संस्थापक और उसने क्या कार्य किया। तो ये हो गया भाई। अब इसके बाद आएगा भाई अजात शत्रु। इसके बाद कौन आएगा भाई? अजात शत्रु, ब्रैकेट में लिखना कुनिक, कुनिक। अजात शत्रु ब्रैकेट में लिखना कुनिक। क्लियर।
लिखो 492 बीसी में 492 बीसी पिता की हत्या कर शासक बना। पिता की हत्या कर शासक बना। क्लियर? यहां से आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि इसके पिता का नाम क्या था। क्लियर? तो इसने हत्या करी अपने पिता के और फिर क्या बना? शासक। अजात शत्रु का उपनाम आ सकता है कुणिक, याद रखना। ये 492 बीसी, ये तो हम बता रहे हैं ये असंभव आना। ठीक है जी। वैशाली तथा काशी को जीता। वैशाली तथा काशी को जीता। ठीक है ना? इसी के समय में इसी इसी के समय में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन। इसी के समय में ई और सी वार इसी है प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। कहां पर हुआ था भाई? अभी परसों तरसों पर आए थे राजगृह में। देख लो, ऐसे बन जाते जैसे अपराध करके आए हैं, बोलना बंद है। अरे वाह, कितना खुशी है। सब मार्केटिंग में पढ़ना ही नहीं है, खाली खा खा के घर में। साथ में तुम्हें भी देख रहे हैं, उसे अलग से नहीं देख रहे हैं। अभी धोता बहुत, लेकिन अभी वायर लगा है। कल से इसका सिस्टम में हटा देता हूं, कल से ये तार वाला हो गया भाई। क्लियर हो गया? अब लिखे उदयन। उदयन, उदयन। देखो बच्चों के अंदर कैसा कंसेप्ट आ गया है। भर्ती आ जाएगी तो तैयारी करेंगे। देखो कितना पावर है। यूपी पुलिस की भर्ती क्यों नहीं आई है? आएंगे तो हम निकाल देंगे। नहीं, अभी आएगी भर्ती, पूरी भी होगी। आचार संहिता भी कहां से आशा लग गई? जानकारी नहीं है मुझे निकाय चुनाव का। हाँ, समझा दूंगा इसको कभी बढ़िया से। वो लाएगा कम से कम मार्च में। लिखो, पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। इसने भी वही काम किया, अपने पिता की। अच्छा, इससे आपको क्या सीख मिलता है? क्वेश्चन तो बड़ी खतरनाक है। जवाब खतरनाक मत देना। हाँ, पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। समझ में नहीं आया? इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। अच्छा, हाँ, मंदिर से आए होगे तो कोई बताया होगा रास्ते में। यूज? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे पहले से पहले यहाँ बात हो गई। चलो कोई बात नहीं, यहाँ हम सारे लोग के साथ रहते हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, हम किसी एक की बात नहीं करते। चलो भाई आगे नेक्स्ट लिखो, शिशुनाग वंश। शिशुनाग, शिशुनाग वंश।
संस्थापक लिखना शिशुनाग, संस्थापक शिशुनाग। राजधानी वैशाली, हाँ। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, राजधानी बस। अब आगे लिखेंगे कालाशोक, कालाशोक। इसके समय में दूसरे बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। कहां पे? वैशाली। ये पीछे पढ़ा दिए हैं। अब लिखेंगे नंद वंश, नंद वंश, ननद वंश नहीं, नंद, नंद वंश। संस्थापक लिखना महापदम नंद, महापदम नंद, महापदम नंद। लिखेंगे पुराणों में महापदम नंद को परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया। परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद या धनानंद, जो भी बोलो, कोई घनानंद पढ़ता है, कोई धनानंद। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद। तो बहुत पढ़ता है ना मन से, वही करे कंफ्यूज कर दिया हैं। आके पड़ोसी का मन लगा रहा है। दिक्कत इस बात के कि पेपर नहीं निकल पाता ना, उसी को निकालना इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई बात कहोगे, जैसे तुम्हें नहीं कह रहा हूं, मान के चलो कोई बात आप कह रहे हो, मैं इससे क्वेश्चन कह रहे ऐसा तो मैंने काफी पढ़ रखा है, अब पेपर में जाके दिक्कत हो जाती है। तो कहानी हमें कंसेप्चुअल चाहिए, पढ़ना वही है जो सिलेबस की पॉइंट है। जैसे यहां से क्या जितना पॉइंट बताया गया, इसमें कहानी कुछ नहीं है, इसको पढ़ना है। हमें पूरी जानकारी उससे मतलब नहीं है, बस उस कंसेप्ट की जानकारी इंपॉर्टेंट होती है। तो पेपर निकालने के लिए मेन पॉइंट को पढ़ना जरूरी है बात। अब यहां से देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे। जैसे कहा जाएगा कि मगध का संस्थापक बृहद्रथ, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। इनके क्रम यानी 4 वंश दे देगा, एक दे देगा मौर्य वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश। कहेगा लाइन से क्रम से सजाए, तो सबसे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। यहां से ऐसे लगता है क्लियर। पितृहंता वंश के नाम से किसको जाना जाता है? हर्यक वंश को। ठीक है जी, हो गया। उसके बाद बौद्ध सभा का आयोजन वाला दे देगा कि पहले किसके शासनकाल में, दूसरा और तीसरा किस में चला था भाई। तो पहला किस में? अजात शत्रु,
दूसरा बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। तो ये चीज है, ये लाइन से यहां इंपॉर्टेंट है भाई। फिर पूछेगा आपसे कि नंद वंश का संस्थापक महापद्म, क्लियर, या इसका अंतिम शासक घानानंद, इस तरीके से क्लियर हुआ। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इतना आपको समझना पड़ेगा, काफी इतना याद कर लो। याद हो गया तो बताओ।